Evening, guys. Let's continue with chemical kinetics. And in our last lecture, guys, we have dealt till experimental rate law या फिर rate law. ठीक है. So let's start with the quick revision of rate law. Now, guys, rate law for any reaction can be anything. Okay? It can be anything. For example, A moles of A plus B moles of A, giving us product. Now, see, rate law requires only reactant. It is not concerned with product at all. Okay? So rate law requires only reactants. It is not concerned about product. So over here, rate law can be written as rate is equals to K concentration of A raised to A and concentration of B raised to B. This is how it is written. Correct, guys? Sorry, concentration of X A raised to X, concentration of B raised to Y. थोड़ा सा chemical equilibrium में shift हो गया. Now these X and Y are called as order with respect to A, and Y is called as order with respect to B, and X plus Y is called as overall order. करेक्ट गाइस, ये ऐसे कुछ रहता है. ये हम लोगों ने अभी तक देख लिया था. नाउ गाइस, द थिंग इज कि इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं. ठीक है, और हम लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेने भी वाले हैं. तो सम मोर क्वेश्चंस. जस्ट अ मिनट गाइस, दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. इट इज नॉट. आई कांट शेयर माय स्क्रीन. इतना नहीं वो ऑप्शन. ओके, कैन यू सी इट नाउ? विजिबल? पूरी स्क्रीन दिख रही है या? स्क्रीन दिख रही है एक्चुअली. मैनेजेबल है. ओके गाइस, तो क्वेश्चन कर लेते कुछ. So question is, there is a reaction A plus B plus C giving us product. ठीक है, and for this reaction rate law हम लोगों को दिया रहेगा. Rate law is K A raised to 2 B raised to 1 and C raised to minus 2. ठीक है, so this is the rate law and they are telling us that find the rate when A concentration of A is doubled, concentration of B is doubled, and concentration of C is tripled. ठीक है, so this is the question. करो इसे सॉल्व करो जल्दी. पार्थ करेक्ट आंसर है. वेरी नाइस. नहीं सॉरी, पार्थ गलत आंसर है. श्रेया ठक्कर करेक्ट आंसर है. श्रेयस मुलावकर करेक्ट आंसर है. अनिका वायम भी करेक्ट आंसर है. दीपक करेक्ट आंसर है. कृष्णा भट्ट करेक्ट आंसर है. तो गाइस देखो, तुम लोगों को और कुछ नहीं करना रहता, रेट टू निकालना है तुम लोगों को. ठीक है, तो रेट टू जो रहता है वो कैसे हम लोग निकालेंगे? तो ये जो वैल्यूज है उनका यूज करके, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया है तो गाइस टू का स्क्वायर करना है.
बी जो है वो भी डबल किया है तो 2 रेस टू 1 करना है, इनटू सी ट्रिपल कर दिया है तो 3 रेस टू 2 कर रहा है, 3 रेस टू -2 कर रहा है। अब गाइज इसका आंसर कितना होगा? 4 into 2, 4 into 2 विल बिकम 4 into 2 अपॉन, देख 3 रेस टू -2 है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 रेस टू 2 डिवीजन में, तो गाइज दिस विल बिकम 8/9। ठीक है, तो 8/9 टाइम्स इनिशियल रेट ये होने वाला है। कैलकुलेशन समझ में आया कि देखो तुम लोगों को? इज इट क्लियर? इसमें कुछ प्रॉब्लम? ओके, तो गाइज ये एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। वैसे ही और एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन आता है, देखते हैं कितनों को ये समझ में आता है। क्वेश्चन इज, हाँ इट विल बिकम स्लोअर। ठीक है, तो यहाँ पे रेट जो है वो कम हो गया, मतलब रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो गई। ठीक है, अब गाइस तुम लोगों को एक ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है, दैट इन अ रिएक्शन ए प्लस बी, द रिएक्शन ए प्लस बी गिविंग अस पी, when concentration of A is doubled, rate doubles, and when when concentration of B is doubled, rate quadruples। quadruples मतलब 2 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाना। ठीक है, रेट quadruples। फाइंड A order with respect to A, B order with respect to B। कुछ लोगों ने आंसर निकालने में स्टार्ट कर दिया है भेजना। ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर, एंड D रेट लॉ ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वाड्रपल्स, हाँ क्वाड्रपल्स बी के लिए है, क्वाड्रपल्स बी के लिए है। एंड चलो तुम लोगों को, मुझे ओवरऑल रेट लॉ मुझे सेंड करना है, तुम लोग डायरेक्ट अगर ओवरऑल रेट लॉ मुझे सेंड कर दोगे तो मुझे डायरेक्ट समझ में आ जाएगा तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है। तो रेट लॉ सेंड करो, रेट लॉ, रेट लॉ लिख के सेंड करो, दैट्स इट। धनंजय करेक्ट आंसर है, बहुत लोगों के आंसर एक्चुअली करेक्ट आ गए। नील नाइक करेक्ट आंसर है, रेट लॉ भेजो मुझे, रेट लॉ। मनस्वी करेक्ट आंसर है, आंसर भेजूंगा। मतलब करेक्ट आंसर है, तानी का करेक्ट आंसर है, अद्वैत करेक्ट आंसर है, अद्वैत संख्य करेक्ट आंसर है, महक अग्रवाल करेक्ट आंसर है, श्रेया ठक्कर करेक्ट आंसर है, कृष्णा भट्ट करेक्ट आंसर है। तो गाइस बहुत लोगों के आंसर तो आ रहे हैं, बट बहुत लोग डायरेक्ट बहुत गलत आंसर सेंड कर रहे हैं। देखो, पहली बात तुम लोगों को कैसे सोचना है, देखो ए का कॉन्सेंट्रेशन जब 2 टाइम्स किया तो रेट भी 2 टाइम्स ही बढ़ रहा है। ए का जब कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स किया तो रेट जो है वो भी 2 टाइम्स ही हो रहा है ना। मतलब ए के रेस टू में पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अरे ए के रेस टू में जब पावर 1 होगी तो कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स करने के बाद रेट 2 टाइम्स होगा। ये समझ में आ रहा है? दैट देयरफॉर ए रेस टू एक्स, देख ए रेस टू एक्स जो कुछ भी है, हम लोगों को ये ए रेस टू एक्स निकालना रहता है ना, तो ए रेस टू एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। बिकॉज ये कॉन्सेंट्रेशन जब डबल किया तब रेट डबल हुआ, मतलब 2 रेस टू 1 इज 2। ये पहली चीज समझ में आई कि भाई ये x की वैल्यू 1 है। अब b रेस टू y रहता है, b रेस टू y रहता है, तो b का कॉन्सेंट्रेशन जब 2 टाइम्स किया था तो रेट हो गया था 4 टाइम्स, रेट हो गया था 4 टाइम्स। नाउ गाइस व्हाट रेस टू 2 इज 4?
वॉट रेस टू 2 इज 4, तो यहाँ पे 2 रेस टू 2 होना चाहिए, मतलब यार ये y की वैल्यू होनी चाहिए 2, तो 2 रेस टू 2 हम लोग जब करेंगे तो बनेगा 4। आर यू गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है क्या? देखो रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, रेट इज इक्वल्स टू के ए रेस टू एक्स एंड बी रेस टू वाई। हाँ बाय द वे ओवरऑल ऑर्डर लिखना हम लोगों का रह गया, तो ओवरऑल ऑर्डर रहती है x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 1 + 3 विच इज इक्वल्स टू 3, और 1 + 2 विच इज इक्वल्स टू 3। एंड अब ये ओवरऑल रेट लॉ हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ओवरऑल रेट लॉ हम लोग लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू के ए रेस टू 1 बी रेस टू 2। आर यू गेटिंग इट? सर ये समझ में आया? देखो किसी को इसमें कुछ डाउट? लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। Question is A plus B plus C giving us P. ठीक है? In this reaction, when A doubles, rate becomes half. When concentration is B is tripled, rate becomes 1.732 times. And when concentration of C, यार इतना concentration लिखा क्या मैंने, concentration of C is doubled, rate decreases 4 times. Now this is a difficult question. Okay, almost correct आंसर है। तो तुम लोगों को वही सब कुछ निकालना है गाइस, ठीक है? तुम लोगों को क्या निकालना है, तुम लोगों को रेट लॉ लिखना है, तुम लोगों को लिखना है राइट फाइंड एक्स वाई जेड। तो रेट लॉ इज के ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई सी रेस टू जेड। तो तुम लोगों को एक्स वाई जेड निकालना है। करेक्ट आंसर है कृष्णा, बट करेक्ट आंसर नहीं, कृष्णा आपका ओके, ए वाला आंसर जरा रॉन्ग है। नील नाइक करेक्ट आंसर नहीं, नहीं सबके आंसर किधर ना किधर तुम लोगों ने मिस्टेक की, सब लोगों की मिस्टेक हो ही रही है। ओके ओके, धनंजय आपके सारे आंसर करेक्ट है, वेरी नाइस। धनंजय के सारे आंसर करेक्ट है, श्रेया के भी सारे आंसर करेक्ट है। हम्म, कृष्णा ए वाले का आंसर रॉन्ग है, चेक करना है एक बार वापस। नील सी वाले का आंसर रॉन्ग है, चेक करना है एक बार वापस। ओके पार्थ गांधी सारे आंसर करेक्ट है, वेरी नाइस। सारे के सारे आंसर एक साथ भेजो तो मुझे चेक करने में इजी जाएगा। ओके नील नाइक अभी सारे आंसर करेक्ट है। श्रेय ठक्कर करेक्ट आंसर है, वापस भेजा था। महक अग्रवाल करेक्ट आंसर है सारे के सारे। ओके कृष्णा बट नाउ ऑल आंसर आर करेक्ट। नहीं कृष्णा फर्स्ट, नहीं फर्स्ट वाले में अभी भी कुछ तो गड़बड़ है। सानिका ऑल आंसर आर करेक्ट। ओके बहुत लोगों का आंसर है एक्चुअली, बट उन्नति करेक्ट आंसर है, ऑल आंसर आर करेक्ट। मनस्वी ऑल आंसर आर करेक्ट। ओके चलो गाइस बहुत लोगों के आंसर आ गए हैं और मैं सबके देख नहीं पा रहा हूँ, सो लेट्स सी। अब देखो तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को डायरेक्ट
कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट का चेंज वो कोरिलेट कर रहे हैं, दैट्स इट। कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट का चेंज ये कोरिलेट करने आना चाहिए। अब पहले अगर हम लोग ए के लिए देखें, देखो ए के लिए चेंज क्या दिया उन्होंने, फॉर ए व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड रेट हो गया 1/2 हाफ। अरे समझ में आ रहा है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड रेट हो गया 1/2, सो व्हाट रेस टू, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स है ना, तो व्हाट रेस टू 2 इज 1/2। ये ऐसे लिखने आना चाहिए, व्हाट रेस टू 2 इज 1/2। बताओ गाइस जल्दी। तो गाइस 2 रेस टू -1, अरे -1 लिखते हैं ना, 2 रेस टू -1 इज नथिंग बट 1/2 रेस टू 1, ऐसे कुछ पढ़ा है। ये समझ में आ रहा है कि देखो ये थोड़ा सा तुम लोगों को नंबर्स के साथ खेलने आना चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक है, नाउ गाइस फॉर बी दे आर सेइंग b रेस टू y है, तो फॉर बी दे आर सेइंग व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इज ट्रिपल्ड its rate becomes 1.732। इस नंबर से धोखा मत खाना, it is √3। So guys, what raised to 3 is √3? What raised to 3 is √3? Obviously 1/2। यार रूट हम लोग दिखाते हैं, इट इज नथिंग बट 1/2 हाफ। समझ में आ रहा है। एंड गाइस फॉर सी हम लोगों को रेस्ट में z दिया है, तो रेट डबल करने से इट्स रेट डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। गाइस इंक्रीज होता है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिक्रीज जब बोला हो तो तुम लोग करोगे यार डिवीजन। ये समझ में आ रहा है क्या? अब गाइस व्हाट रेस टू 2 is 1/4, what raised to 2 is 1/4, we can write it down like this, 1/2 raised to 2, and 1/2 raised to 2 is nothing but 2 raised to -2। अरे समझ में आ रहा है क्या? देखो तो 2 raised to -2 is 1/4। देखो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल था, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बहुत इजी दिया था, वो तुम लोगों को अगर समझ में आया होगा, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर तुम लोग इजीली दे जाते, इसलिए इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर दिया। ठीक है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने डिफिकल्ट किया तो आंसर नहीं आया हो तो भी टेंशन मत लो, हम लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, ओके नाउ गाइस न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ चलो पहले तो हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, सम एग्जांपल ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। देखो ये चैप्टर में ये ऐसे ही है। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ओके तो गाइस तुम लोगों को अगेन ये एग्जांपल्स बाय हार्ट करने का बिल्कुल नहीं, एग्जाम में दिए रहेंगे या डेफिनेटली ये दिए रहेंगे। ठीक है, एग्जाम में अभी जो मैं तुम लोगों को लिख के दे रहा हूँ वो सब पार्ट लिखा हुआ रहेगा, तुम लोगों को ये बिल्कुल याद नहीं रखना है। ठीक है, चाहिए तो यहाँ पे बाजू में लिखना नॉट टू बी रिमेम्बर्ड। ठीक है, नहीं तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि इसे याद रखना है क्या, बिल्कुल याद नहीं रखना है, एग्जाम में ये दिया होगा। ठीक है, सो गाइस एग्जाम्पल्स जस्ट थोड़ी बहुत तुम लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए, तो सीईटी लेवल पे ये ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, कैसे दिया हुआ है। ठीक है, एंड दे विल गिव अस दैट रेट इज इक्वल्स टू के N2O5। व्हाट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू N2O5? मुझे बताओ व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू N2O5। ये सीटी लेवल का क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, बहुत सिंपल लग रहा होगा तुम लोगों को, तो करेक्ट बोल रहे हो। देखो फिर भी है ना, सीटी एग्जाम का प्रेशर रहता है, तो कुछ लोग एक छोटी सी मिस्टेक कर सकते हैं, वो ऑर्डर यहाँ से उठा लेते हैं एंड आंसर लिख के आते हैं 2, और ऑप्शन में 2 लिखा हुआ रहता है, और हम लोगों को आदत पड़ गई रहती है इक्विलिब्रियम से कि भाई ये जो नंबर है वो पावर में आता है, बट नहीं, यहाँ पे ऑर्डर दी है तुम लोगों को, दैट ऑर्डर इज 1। ये जो पावर टर्म है वो हम लोगों को यूज करना है, तो इट इज 1। देखो अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे ऑर्डर दी हुई रहेगी, वो तुम लोगों को चिपकानी है। समटाइम्स दे विल आस्क व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर,
अब यहाँ पे तो कुछ ऐसे मतलब नया है नहीं, ओवरऑल ऑर्डर क्या बताएंगे, एक ही तो है, 1। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो ये ऐसे फालतू क्वेश्चन सीटी लेवल पे फ्रेम होते हैं, बट फिर भी इसमें मिस्टेक होती है, तो तुम लोगों की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 br माइनस। अगेन ये सब तुम लोगों को याद नहीं रखना है, इवन आई हैव नॉट रिमेम्बर्ड इट। मैं खुद यहाँ पे ये बाजू में बुक रख के देख रहा हूँ। ठीक है, प्लस 6h प्लस गिविंग अस 3br2 प्लस H2। ये इक्वेशन तुम लोगों को मैंने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाई थी, इस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये, मतलब उल्टी रिएक्शन अभी हम लोगों ने लिखी है ये एक्चुअली। K is Br minus raised to 1, Br minus into Br 5 minus into H plus। ठीक है, सो व्हाट दे विल आस्क, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू Br माइनस। बताओ, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू Br माइनस 1, करेक्ट बोल रहे हो। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू BrO5 माइनस, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू BrO5 माइनस, वो भी बनाएगी। ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर वो वन नहीं आएगी। हाँ, जिन्होंने ओवरऑल का आंसर वन दिया वो गलत थे, ओवरऑल ऑर्डर इज 3। देखो गाइस, जिन लोगों को अभी भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिफिकल्टी जा रही है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अगर किसी के पूछा, तुम लोग उसकी सिर्फ पावर लिख के आ जाओगे। तो Br माइनस की पावर थी 1, तो 1 लिखोगे। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू BrO5 माइनस अगर पूछा, तो तुम लोग इसकी भी पावर लिख के आ जाओगे, जो कि 1 है। विथ रिस्पेक्ट टू H प्लस अगर पूछा होता, तो यू वुड हैव रिटन 1 अगेन। बट नाउ दे आर आस्किंग ओवरऑल ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर जो रहती है वो सारे पावर्स की एडिशन करनी रहती है। 1 1 1, so 1 plus 1 plus 1 which is 3। देखो कुछ लोगों को ये बहुत इजी जा रहा होगा, आई नो, एंड कुछ लोगों को अभी भी डिफिकल्टी हो रही होगी। तो और एक एग्जाम्पल लेंगे, और थोड़े से एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। तो 2 टाइम्स O3 गिविंग अस 3 टाइम्स O2, ये बहुत अच्छा और बहुत उनका फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे PYQs आए हुए हैं। ठीक है, तो चलो ये करते हैं। तो गाइस फॉर दिस रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू, और रेट लॉ इज रेट इज इक्वल्स टू K O3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय O2। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2 इज, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2 इज, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2 इज, बताओ यार। ये एक ही सेम मैसेज कौन बार बार 10 से नहीं 20 बार भेज रहा है, ओम थोम रही, एक मैसेज एक ही टाइम पे सेंड करो। ओके, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2 इज 1 माइनस, क्योंकि ये नीचे है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम -1। ठीक है, तो इट इज -1। ठीक है, एंड रेट लॉ तुम लोगों को हमेशा दिया होगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O3 इज 2। O3 के रिस्पेक्ट में तो ये एकदम इजी है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O3 इज 2। एंड व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर, व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर इज 2 प्लस -1 विच इज इक्वल्स टू, चाहिए तो तुम लोग इसको 2 प्लस -1 ऐसे लिख देना, विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलो गाइस बहुत हो गया, अभी हम लोग सिर्फ डायरेक्ट कुछ एग्जांपल्स लिखने वाले हैं। ये हम लोग ऑर्डर ऑर्डर खेलते नहीं बैठेंगे, अभी तुम लोगों को ऑर्डर क्या है वो पहचानने आने लग गया होगा। ठीक है, तो मैं और कुछ एग्जांपल लिख के देने वाला हूँ, बट तुम लोगों को ऑर्डर नहीं पूछते बैठूंगा मैं अभी, तो मैंने ऐसे बोला तो था। बट ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, तो उसमें मुझे ऑर्डर पूछना है, तो पूछूंगा। एंड इट इज NO प्लस CO2। Rate law for this equation is K concentration of NO2 raised to 2. Now guys, with what is order? What is order with respect to CO? Order with respect to CO. Order, okay, Sanjeevani correct answer है, very nice. मनस्वी करेक्ट आंसर है, दीप मिस्त्री करेक्ट आंसर है, उन्नति करेक्ट आंसर है, सानिका करेक्ट आंसर, बहुत लोगों के आंसर आएंगे और समझ रहे हैं मतलब तुम लोगों को, चलो गुड।
तो गाइस ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सीओ, सीओ यार इक्वेशन में है ही नहीं, मतलब क्या, तो सीओ की ऑर्डर है 0, बिकॉज गाइस एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज एनीथिंग, मतलब जो चीज थी वो। तो गाइस सीओ की ऑर्डर यहाँ पे 0 है। लेट मी रिपीट अगेन, सी अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एंड गाइस 1 इज नथिंग बट समथिंग रेज टू 0। मैंने क्या बोला समझा? देखो कुछ लोगों ने कुछ अलग आंसर्स भेजे थे, तो इसका आंसर 0 है। एंड ओवरऑल ऑर्डर वो तो तुम लोग निकाल लोगे, बाकी सारी चीज तो सिंपल है, ठीक है। किसी को अगर डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो। नाउ गाइस नेक्स्ट इज CH3 CHO गिविंग अस CH4 प्लस CO, ठीक है। इट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये रेडिएशन के प्रेजेंस में ही हो सकती है, ठीक है। इसकी ऑर्डर रहती है CH3 CHO रेस टू 3/2। तो यहाँ पे तुम लोगों को ऑर्डर निकालना बहुत इजी है, ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सिक्स्थ वन इज 2SO2 plus O2 giving us 2SO3. Rate is equals to, yep, order is fixed for a reaction, it does not change in any condition। अच्छा यहाँ पे एरो के ऊपर NO है O2 raised to 1 and NO raised to, तो गाइस ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू SO2 कितना है? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू SO2 0 है, वेरी नाइस। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2 1 है, एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO नाइट्रिक ऑक्साइड ऑर्डर 2 है, वेरी नाइस। तो गाइस ऑर्डर में कैटलिस्ट भी आ सकता है, ठीक है। रेट लॉ में कैटलिस्ट भी आ सकता है, क्या नहीं आ सकता? रेट लॉ में गाइस इंटरमीडिएट कभी नहीं आता। रेट लॉ में क्या नहीं आता? इंटरमीडिएट कभी नहीं आता। ये मैं भी लिखा के दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो ऑर्डर पहचानना, ऑर्डर निकालना, ऑर्डर के ऊपर के कुछ क्वेश्चंस, हम लोगों ने बहुत सारा ऑर्डर के बारे में पढ़ लिया है, और मतलब और और भी ज्यादा पढ़ेंगे, बट अभी के लिए किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछो। ऑर्डर ऑफ SO3 नहीं है, ऑर्डर ऑफ SO3 0, जो नहीं रहता वो 0। फिफ्थ में हम लोग देखो, इसमें तुम लोगों को एक्चुअली कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे तुम लोगों को कुछ निकालना ही नहीं था, मैंने तो मुझे तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स देने थे, बट फिर भी मैंने थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल मुझे सिर्फ लिख के देने थे तुम लोगों को, छह, नथिंग एल्स। हाँ, ऑल दिस डेटा विल बी गिवन इन क्वेश्चन, जो कि व्हाइट और येलो में लिखा था। जो ग्रीन में लिखा है वहाँ, मतलब यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो भी लिख के देंगे, नहीं तो बोलोगे कि सर कैटलिस्ट में लिख के नहीं देंगे तो कैसे चलेगा, तो कैटलिस्ट भी लिख के देंगे, डोंट वरी। बट लिख के क्या नहीं देंगे, तो जो ग्रीन में लिखा हुआ था वो तुम लोगों को क्वेश्चन में पूछा रहेगा, ठीक है। ओके, तो चलो आगे बढ़े। हाँ, कैटलिस्ट का इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, डजेंट मैटर, बट उसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर रहेगी 2, ठीक है। ओके, तो नाउ गाइस, नोट, नोट बोलने से पहले बदले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी लिखा होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ ऑर्डर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस केमिकल काइनेटिक्स ये फिजिकल के उन कुछ चैप्टर्स में से एक है जिसमें थियोरी के क्वेश्चन बहुत अच्छे फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें थियोरी भी उतनी ही है और उतना ही कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो इसमें थियोरी के क्वेश्चन बहुत अच्छे फ्रेम हो सकते हैं, और ऑर्डर के ऊपर थियोरी के क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर की, तो फर्स्ट, फर्स्ट वन इज देयर इज नो रिलेशनशिप, देयर इज नो relationship between order of the reaction, order of reaction and stoichiometry
ऑफ रिएक्शन। देखो ऊपर जाके तुम लोग चेक कर सकते हो, एक एग्जांपल दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पे स्टोइकोमेट्री अगर देखोगे तो बी आर माइनस का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था 5, बट इसकी ऑर्डर कितनी आई थी 1। यहाँ पे बी आर ओ फाइव माइनस का स्टोइकोमेट्री था 1, ऑर्डर भी आ गई 1, कोइंसिडेंस नथिंग एल्स। यहाँ पे H प्लस का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था 6, बट ऑर्डर आई थी 1। तो गाइज देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्टोइकोमेट्री एंड ऑर्डर। कभी कभार वो सेम आ सकता है और कभी कभार वो डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। सो वी कांट प्रेडिक्ट इट, इट इज ऑलवेज गिवन, ठीक है। नाउ सेकंड, हाँ स्टोइकोमेट्री इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर इज ऑलवेज, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम लिखा भी था, ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। वापिस आज लिखेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड इट इज, एंड इट इज फिक्स्ड। वो फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। थर्ड, रेट लॉ मोस्टली इन्वॉल्व्स, मोस्टली involves reactant, but sometimes, sometimes it also involves, it also involves product और catalyst, और catalyst, ठीक है। बट इट नेवर इन्वॉल्व्स, क्या नहीं रहता इसके अंदर हमेशा कभी भी, इट नेवर इन्वॉल्व्स इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट का क्वेश्चन मैंने अनफॉर्चुनेटली अभी इन्वॉल्व नहीं किया था, यहाँ पे लिखा नहीं था, बट वो हम लोग आगे सिलेबस में करेंगे, डोंट वरी। इट नेवर इन्वॉल्व्स इंटरमीडिएट, इसे जरा अंडरलाइन करके रखना, ठीक है। ये हैबिट रखो गाइस, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उसको अंडरलाइन या फिर हाईलाइटर से हाइड करके रखने की, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट, सॉरी यहाँ पे कैटलिस्ट आ गया था, एंड हमारे इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट आ गया था। दिख रहा है, प्रोडक्ट O2 था जो इस ऑर्डर में इन्वॉल्व था, या फिर इधर रेट लॉ में इन्वॉल्व था। यहाँ पे एनो कैटलिस्ट था जो कि रेट लॉ में इन्वॉल्व था, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, on changing, on changing stoichiometry of reaction, stoichiometry of reaction, rate of reaction changes, rate of reaction and rate constant, and rate constant changes, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट वो चेंज होगा, बट ऑर्डर रिमेन्स कांस्टेंट, ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा, ऑर्डर रिमेन्स कांस्टेंट। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। फिफ्थ पॉइंट, ओनली फॉर सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर is equal to stoichiometry of reaction, stoichiometry of reaction, ठीक है। तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स हैं। फिफ्थ पॉइंट मैं अभी तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, फोर्थ पॉइंट में तुम लोगों को क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले ये लिख दो, बहुत लोगों ने मेरे साथ ही लिख दिया होगा। यस गाइस, रेट लॉ तुम लोगों को हमेशा दिया रहेगा O2 रेस टू 2
NO रेस टू 2, जो कुछ है, जो कुछ दिया था मैंने लिख के, वो सब तुम लोगों को दिया होगा। तुम लोगों को एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? फोर्थ पॉइंट मैं तुम लोगों को बताऊंगा, रुको जरा। ओके, सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है? तो तुम लोगों ने ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म पढ़ा होगा, शायद से अभी तक पढ़ा होगा, ठीक है। तो गाइस मैकेनिज्म में जो स्टेप्स रहती है ना, दे आर कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तुम लोगों ने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक में SN1 SN2 पढ़ा है ना यार। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम। कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं ना। SN1 SN2 E1 E2 नहीं हुआ है तो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। तो अब कुछ स्टूडेंट का हो गया है ऑफलाइन में, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन रहता है, एलिमेंट्री रिएक्शन हेडिंग डालना, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा? तो एग्जाम में दिया होगा, डोंट वरी। एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स, तुम लोगों को इसमें कोई भी रिएक्शन याद नहीं रखना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ऊपर मैंने तुम लोगों को एक रिएक्शन का एग्जांपल दिया था, 2O3 गिविंग अस 3O2, एंड इसके लिए तुम लोगों को मैंने रेट लॉ लिख के दिया था। रेट इज व्हाट? के O3 रेस टू 2 अपॉन O2, ऐसा कुछ था, याद है? नाउ गाइस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ये हम लोगों को कैसे पता? हम लोगों को नहीं पता, मैंने दिया होगा। इसे पहचानने के भी ट्रेड्स रहते हैं, बोल दो। अब इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप भी लिखा जा सकता है। O3 पहले ये डिसोसिएट होता है, O3 डिसोसिएट होते हुए हम लोगों को देता है O2 प्लस। नाउ गाइस दिस इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन व्हिच इज वेरी रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव रहता है। सो इन नेक्स्ट स्टेप O3 रिएक्ट्स विद अनदर O। अब ये दोनों रिएक्ट करके तुम लोगों को देते हैं दो O2। नाउ गाइस if we'll add these two reactions, if we will add these two reactions, हम लोगों को ऊपर वाली रिएक्शन मिल रही है क्या? देखो, देखो ये O और ये O कैंसिल आउट हो जाएगा, O3 और O3 ऐड होके बनेंगे 2O3 गिविंग अस O प्लस O2 3O2। तो गाइस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रहती है जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है, एंड एलिमेंट्री रिएक्शन वो रहती है जो एक सिंपल स्टेप में हो जाती है। पहला एक मॉलिक्यूल आया, टूट गया, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आया, दोनों टूट गए या फिर जुड़ गए, जो कुछ है, ठीक है। तो ना हाँ, थर्मोकेमिस्ट्री में भी ऐसे कुछ हम लोगों ने किया है, करेक्ट है। अब गाइस ओवर हियर मैंने क्या बोला? देखो दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ लिखना बहुत इजी रहता है। रेट लॉ कैसे लिखता है? रेट इज इक्वल्स टू के। अब O3 के रेस टू में कुछ तो आएगा। अब ये O3 के रेस टू में क्या आएगा? O3 के रेस टू में इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है। O3 के रेस टू में we can directly write its stoichiometric coefficient. Why? Fifth point. Only for simple or elementary reaction, order is equal to stoichiometric reaction, stoichiometric coefficient of reaction. गाइस ये फिफ्थ पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एलिमेंट्री रिएक्शन अगर होगी तो तुम लोग रेट लॉ डायरेक्ट लिख सकते हो बाय यूजिंग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सिर्फ ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। तो अगेन लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सी दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, राइट। सो इसके लिए भी रेट लॉ तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या है? के O3, O3 के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो O3 रेस टू 1 एंड O, देखो ये O को मत भूल जाना, यहाँ पे O भी था, तो O रेस टू 1। अब कोई तो इसमें किसी कुछ डाउट? दोनों को कंबाइन करने से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं बनता। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो पूरा अलग है। अब ये कैसे आया वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, एक ही टाइम पे सब कुछ नहीं खा पाएंगे guys, ठीक है। एक ही टाइम पे सब कुछ नहीं हो पाएगा। O atom is called as nascent oxygen. This is called as nascent oxygen.
नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इन दोनों से इन दोनों से ये बनता है। कैसे? आगे बढ़ेंगे, एक ही टाइम पे सब कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ गाइस, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी की पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ, और उसके बाद तुम लोग मुझे बताओगे व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी फॉर अबव रिएक्शंस। मॉलिक्यूलैरिटी, अभी तुम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में पढ़ा नहीं है, इसलिए ये जरा डिफिकल्ट जा रहा है मुझे बताने के लिए, नहीं तो ये सब तुम लोगों को ऑर्गेनिक में पहले से हो जाता है। मॉलिक्यूलैरिटी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। मॉलिक्यूल भी हो सकता है या फिर एटम हो सकता है, और एटम्स इन्वॉल्व्ड इन अ elementary reaction. Guys, it is only defined for elementary reaction. एक नोट लिख दो, नोट, molecularity is not defined for complex reaction. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कभी भी लिखी नहीं जाती। ठीक है, सो गाइस, हम लोग इसको कैसे बोलते, देखो मुझे बताओ, फर्स्ट रिएक्शन में कितने एटम्स या फिर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? फर्स्ट रिएक्शन में कितने एटम्स या फिर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? फर्स्ट रिएक्शन में कितने, और प्रोडक्ट मत देखो, रिएक्ट, चलो एक काम करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन्वॉल्व, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। चलो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, नहीं तो तुम लोग प्रोडक्ट भी गिन रहे हो। अरे यार, रिएक्शन में तो रिएक्टेंट ही हम लोग गिनते हैं ना। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री रिएक्शन, मुझे बताओ फर्स्ट एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है? ओनली वन इज देयर। अरे क्या तीन बोल रहे हो यार, ये अकेला मॉलिक्यूल है ना, एक ही तो है। O3 अकेला इकलौता था यहाँ पे यार, एक एक ये एक, ठीक है। सो O3 के तीन आइटम्स मत देखो ना, ना ना, O3 के तीन आइटम्स नहीं, मॉलिक्यूल एक है ना। O3 के आइटम्स मत काउंट करो, मॉलिक्यूल तो वो अकेला है। समझ में आ रहा है? ठीक है, जस्ट मिनट, मेरा मोबाइल मेरा आज, हाँ। तो गाइस, एक ही मॉलिक्यूल है, तो इसे हम लोग बोलते हैं यूनी मॉलिक्यूलर। यूनी मॉलिक्यूलर, अकेला इकलौता मॉलिक्यूल। अब सेकंड रिएक्शन में देखो जरा, सेकंड रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स इन्वॉल्व है? बाय मॉलिक्यूलर, वेरी नाइस। देखो एक और दो, बराबर, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल है और एक एटम है। तो गाइस इसे हम लोग बोलेंगे बाय मॉलिक्यूलर, इसे हम लोग बोलेंगे बाय मॉलिक्यूलर। देखो इसका और एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा मैं, ठीक है, बाद में। एलिमेंट मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इतने कुछ डिफिकल्ट है नहीं, तुम लोगों को एग्जाम में दिया रहता है एलिमेंट्री रिएक्शन कौन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन आता है, और एक अच्छा क्वेश्चन आता है, इंटरमीडिएट क्या है? मुझे बताओ इंटरमीडिएट, ये चीज क्या रहती है? ये देखो, ये एकदम बेसिक बेसिक चीज है जो हम लोगों को पता पहले से रहनी चाहिए। हाँ, अद्वैत करेक्ट आंसर है, यश सोनजे करेक्ट आंसर है, बहुत लोगों को ये पहले से पता है। ठीक है, तो गाइस इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन ऑर्गेनिक में रहता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है, हाँ अद्वैत करेक्ट बोल रहे हो, जो रिएक्शन में बनता है और बाद में गायब हो जाता है। ठीक है, सो इंटरमीडिएट की डेफिनेशन क्या है? सो द सब्सटेंस, द सब्सटेंस which is formed in a reaction and used up is used up in subsequent रिएक्शन। ठीक है, एक ऐसी चीज जो किसी एक रिएक्शन में बनी और उसके अगली चीज रिएक्शन के स्टेप में गायब हो गई। एक ऐसी चीज जो किसी एक रिएक्शन में बनी और उसके अगले ही रिएक्शन स्टेप में गायब हो गई। मुझे बताओ ये ऐसा कौन सा दिख रहा है तुम लोगों को? देखो ये नेसेंट ऑक्सीजन बना,
बट बेचारा अगले ही स्टेप में गायब हो गया। करेक्ट। सो इंटरमीडिएट ओवर हियर, चलो यहाँ पे लिख दो, थोड़ा सा तुम लोगों को अभी क्लटर्ड लग रहा होगा, सॉरी। इंटरमीडिएट ओवर हियर इज nascent oxygen. How? It lasts for not even a fraction of second. It lasts for microsecond or in the frame of nanosecond, picoseconds. ठीक है, ये बहुत कम फ्रैक्शन के लिए बनता है, बहुत। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है। एनी रियल लाइफ एग्जांपल? नहीं। इंटरमीडिएट के तो दे सकता है बट नहीं, बस हो गया, ऑनलाइन लेक्चर है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सेकंड, 2SO2 plus O2 giving us 2SO3. Catalyst is NO. Catalyst is NO. गाइस ऊपर वाले रिएक्शन में यहाँ पे इंटरमीडिएट है O, जो कि बन रहा है और उसके अगले स्टेप में खत्म हो रहा है, यूज्ड अप हो रहा है। ठीक है, ओके। सो गाइस दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसका स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन क्या होता है तो देखो। NO plus O2 giving us NO2 two times, then 2NO2 plus 2SO2। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स यार, ये ठीक है। इट इज जस्ट फॉर एग्जांपल है गाइस, मतलब यहाँ पे ये सारी रिएक्शंस जो मैं बता रहा हूँ दीज आर नॉट एलिमेंट्री, तो हम लोग इसमें एलिमेंट्री रिएक्शन एंड ऑल नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ इसमें इंटरमीडिएट क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि ये एलिमेंट्री है कि नहीं, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये एलिमेंट्री रिएक्शंस नहीं है। ठीक है, तो तो गाइस यहाँ पे अगर तुम लोग इसको जरा काट छाट करोगे तुम लोगों को ऊपर वाली रिएक्शन मिल रही है क्या, देखो। 2SO2 प्लस O2 गिविंग अस 2SO3, ये रिएक्शन मिल रही है हम लोगों को। देखो, ये NO2 और NO2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये NO और ये NO कैंसिल आउट हो जाएंगे, SO2 प्लस O2 गिविंग अस 2SO3, ऊपर वाली इक्वेशन मिल रही है। अब इस क्वेश्चन में तुम लोगों को पूछा गया है व्हाट इज एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएट, व्हाट इज एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएट, बताओ। हाँ वेरी नाइस, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है और करेक्ट आंसर है। गाइस देखो, इस रिएक्शन में पहले स्टेप में NO2 बन रहा है एंड सेकंड स्टेप में यार वो खत्म हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में जो चीज बनती है एंड सेकंड स्टेप में जो चीज खत्म हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट ओवर हियर इज NO2। एंड व्हाट इफ आई एम आस्किंग विच इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, इधर कैटलिस्ट क्या है? हाँ यहाँ पे कैटलिस्ट गाइस NO है। अब कैटलिस्ट क्या रहता है? सो गाइस catalyst the substance which is used up in a reaction but which regenerates at the end of the reaction, at the end of the reaction is called as catalyst। ठीक है, हाँ वो रिएक्शन पास करता है एंड ऑल, वो हम लोग कैसे करते हैं क्यों करते हैं वो हम लोग इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हम लोगों को एक स्पेसिफिक डेफिनेशन चाहिए थी जो कि हम लोग कैटलिस्ट को पहचान पाए। So guys, over here, this NO
इज बीइंग कंज्यूम्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन के बिगिनिंग में ही गायब हो गया, बट रिएक्शन खत्म होते ही ये वापस रीजनरेट, वापस आ गया, टपक गया। अरे ये इक्वेशन तुम लोगों को कैसे लिखना है वो पता रहने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी गिवन इन रिएक्शन। जो यहाँ पे मैं तुम लोगों को जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना कि इंटरमीडिएट क्या है, कैटलिस्ट क्या है, वो चीजें तुम लोगों को पूछ, मैंने जो पूछा वो पूछेंगे। जो मैंने पहले से लिख के दिया है वो कोई नहीं पूछेगा, ये चीजें तुम लोगों को नहीं पूछने वाला है कोई। दे विल जस्ट आस्क व्हाट इज इंटरमीडिएट, व्हाट इज कैटलिस्ट। ठीक है, याद रखो, येलो में जो कुछ दिया है वो सब कुछ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जब कैटलिस्ट रिएक्ट करता है बट फिर एंडिंग में वो वापस बाहर आ जाता है। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो, सिंपल रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो रहेगी वो हमेशा स्टोइकियोमेट्री से मैच होगी। ऑर्डर जो होगी वो हमेशा स्टोइकियोमेट्री से मैच होगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर और स्टोइकियोमेट्री मैच हो ये कंपलसरी नहीं है। मतलब यहाँ पे 2 और 2 मैच हो गया, चलो लक बाई चांस। यहाँ पे 1 और 3 मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बट हाँ एग्जाम में, अगेन एग्जाम में दिया रहेगा कि विच वन इज कॉम्प्लेक्स, विच वन इज ये एलिमेंट्री। ठीक है, तो ओके, तो चलो गाइस आगे बढ़े। अगर हम रिपीटिंग सारी चीजें एग्जाम में दी रहती हैं, लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लोग खुद से आइडिया आ जाएगी। हाँ, एररलेस या फिर कुछ रेफरेंस बुक्स में तुम लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे इन दोस क्वेश्चन दे आर एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू रिमेम्बर ऑर्डर। ठीक है, उन क्वेश्चंस में ऑर्डर तुम लोगों को याद रखने के लिए मतलब दे दिया है, वैसे क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, एररलेस में ऐसे क्वेश्चन कुछ है जहाँ पे वो डायरेक्ट ऑर्डर पूछ देते हैं, वी डोंट नो इट। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे तुम लोगों को कुछ टेंशन लेनी है, एग्जाम में वैसे क्वेश्चन नहीं है, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, ओके। आज के लेक्चर में एन के क्वेश्चन सॉल्व हो पाए उतना हम लोग शायद से कवर ना, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे बिगिनिंग के थोड़े बहुत बट सारे क्वेश्चन नहीं। बेटा तुम लोग एन सॉल्व कर सकते हो डेफिनेटली। ओके, चलो गाइस आगे बढ़े। नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 2a plus b giving us p। इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, ऐसे दिया हो। ठीक है, अब गाइस ये एलिमेंट्री रिएक्शन है एंड फॉर दिस रिएक्शन दे हैव गिवन दैट रेट 1 R1 इज K1 A का स्क्वायर इंटू बी रेस टू 1। मतलब बी रेस टू कुछ लिखा हुआ नहीं रहता, रीजन एकदम सिंपल है। रीजन बीइंग कि एनीथिंग, मतलब व्हेन समथिंग इज नॉट रिटन देन इट्स पावर इज 1, दैट्स इट। ठीक है, एंड दे आर सेइंग व्हेन दिस स्टोइकियोमेट्री ऑफ दिस रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब 4a plus 2b giving us p। R2 is equals to K2 a raised to x b raised to y। They are saying that derive expression between derive expression between K1 and K2, also find x and y। तो चलो x और y की वैल्यूज बताओ मुझे जल्दी, x और y की वैल्यूज बताओ। कृष्णा भट्ट करेक्ट आंसर है, तनिका वाले करेक्ट आंसर है, अद्वैत ठाकुर करेक्ट आंसर है, अलक मित्तल करेक्ट आंसर है, साहिल राजपूत करेक्ट आंसर है, यश तुमरे करेक्ट आंसर है। चलो गाइस, अब रिलेशनशिप डिराइव तुम लोग कर पाओगे क्या?
ओके, तो गाइस चलो अब मैं हेल्प कर देता हूँ तुम लोगों को। कॉल करें गाइस। यहाँ पे हम लोगों को दो कंसेप्ट यूज करना है। एक तो रेट, हाँ पहली बात तुम लोगों को ऑर्डर जो है वो डायरेक्ट पता चल जा सकती है। कैसे? बाय यूजिंग फोर्थ इक्वेशन बोल रहा हूँ, फोर्थ पॉइंट, दैट ऑन चेंजिंग स्टोइकोमेट्री ऑर्डर रिमेन्स कांस्टेंट। इसके ऊपर किसी ने मुझे पूछा था कि सर ऑर्डर रिमेन्स कांस्टेंट मतलब क्या है? तो तुम लोग जब रिएक्शन को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड ऐड नहीं मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, कुछ भी करो, स्टोइकोमेट्री अगर चेंज कर रहे हो कभी भी ऑर्डर जो है वो कभी चेंज नहीं होगी। मतलब एक्स अभी भी टू रहेगा, ए की पावर अभी भी, ए की ऑर्डर अभी भी टू रहेगी, एंड वाई की ऑर्डर अभी भी फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगी। ए इज सेकेंड ऑर्डर एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर। ये एकदम सिंपल था। ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग अस रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड K2। अब ये कैसे देखो, देखो लास्ट टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए मैंने तुम लोगों को एक चीज पढ़ी थी। फॉर रिएक्टेंस रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटन, मतलब R1 अगर मुझे लिखना है, ठीक है, R1 अगर मुझे लिखना है तो मेरे पास और एक मेथड है। कौन सी वाली? माइनस DA/dt। एंड इसमें हम लोग स्टोइकोमेट्री का यूज करते हैं गाइस। ए का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। अरे याद है स्टोइकोमेट्री का यूज हो रहा था, ये याद है क्या? देखो, एंड गाइस दिस इज R1। एंड अब R1 के लिए हम लोगों के पास और एक ऑर्डर है। R1 के लिए हम लोगों के पास पहले से और एक रेट लॉ दे के रखा है, विच इज K1 A का स्क्वायर बी रेस्ट। ठीक है। नाउ गाइस, हाँ टी इज टाइम हो गया। नाउ गाइस R2 अगर मुझे रेट टू लिखना है तो रेट टू के लिए देखो गाइस, रेट टू के लिए वापिस हम लोग लिखेंगे माइनस DA/dt। बट अभी मुझे बताओ मैं कितने से डिवाइड करूँ? अब डिवाइड किससे करेंगे बताओ? डिवाइड किससे होगा गाइस ये? यार रेट टू तो यहाँ पे चार है, तो डिवीजन यहाँ पे होगा 1/4 से। आर यू गेटिंग इट? विच इज इक्वल्स टू, विच इज इक्वल्स टू, अब रेट टू हम लोगों को पहले से देके रखा है, विच इज K2 A⁻²। अब A⁻² क्यों आया वो पता है तुम लोगों को? ऑर्डर स्टोइकोमेट्री चेंज करने से कभी चेंज नहीं होती। B⁻1। गाइस यार हम लोगों को K1 और K2 के बीच का रिलेशनशिप निकालना है। तो देखो इधर अगर मैं ये हाफ को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर ये हाफ को मैं इधर लेके जाऊं, मतलब ये टू को अगर मैं इधर लेके जाऊं, तो कैन आई से दैट माइनस DA/dt इज इक्वल्स टू टू टाइम्स K1 A² इंटू बी। वेरी नाइस, कुछ लोगों ने तो डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। मधुरा करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। पार्थ करेक्ट आंसर है। तो गाइस ये अगर मैं यहाँ पे अभी पुट कर देख, DA/dt की वैल्यू हम लोगों को चाहिए थी जो मुझे मिल गई। तो इफ आई एम पुटिंग इट ओवर हियर देन आई कैन से दैट 1/4 माइनस DA/dt का आंसर कितना आया? 1/4 इंटू 2K1, 1/4 इंटू 2K1। कुछ लोगों ने इसका डायरेक्ट रेशियो ले लिया था, रेशियो लेके भी तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर आ रहा है। मैं सब्स्टिट्यूशन की मेथड यूज कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू K2 A² बी। अब यार ये अगर हम लोग ऐसे कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर दे तो A²B कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो अब 2 1 जा, 2 2 जा, ये टू यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट K1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो हम लोगों को रिलेशन इज इक्वल्स टू 2K2। डाउट? तो गाइस अभी ये हमेशा इतना डेरिवेशन करना है क्या? मुझे बताओ, हमेशा इतनी बड़ी डेरिवेशन करते बैठोगे?
नहीं, तो कुछ शॉर्टकट चाहिए, बताओ क्या शॉर्टकट निकाले। देखते किसका दिमाग चल रहा है। कुछ शॉर्टकट चाहिए, क्या शॉर्टकट निकाले। रेशियो नहीं, नहीं नहीं, हमेशा रेशियो भी नहीं। हाँ पार्थ करेक्ट बोल रहे हो, इट इज फैक्टर ऑफ मल्टीपल, करेक्ट बोला। तो हाँ डबल किया था तो इसलिए डबल हो गया। तो गाइस देखो, यहाँ पे तुम लोगों ने इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे इक्वेशन को तुम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से तुम लोगों का जो के है वो के1 के कंपैरिजन में डबल हो गया। मैंने क्या बोला समझा। हाँ तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है उसको जितने से मल्टीप्लाई किया वो तुम लोगों को रिलेशनशिप में यूज कर रहा है। ठीक है, मतलब इसको अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में मैं लिख के दूं तो शायद से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा अभी। देखो जनरलाइज्ड फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म, इसका जनरलाइज्ड फॉर्म हम लोग क्या बोलेंगे। तो सी, इफ आई हैव अ रिएक्शन ए प्लस बी गिविंग अस पी, and for this reaction R1 is K1 A raised to X B raised to Y. Okay, now this reaction is multiplied by n times A plus n times B giving us n times P, but P हम लोगों को यहाँ पे कुछ P से मतलब है ही नहीं। And for this R2 is K2 A raised to X B raised to Y. Now, guys, what is the relationship between K1 and K2? This is the question. So we'll say that K1 is n times K2. चलो ये लिख दो, कंप्लीट करो। ठीक है, हाँ और एल्स इसको ये फॉर्म में अगर आ गया गलती से तो कंफ्यूज मत होना। और एल्स K2 इज, ये भी लिख दो, K2 इज K1 कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। ओके देखो, ऑर्डर रेट कांस्टेंट, के इज रेट कांस्टेंट, इनके जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, रिलेशन आ सकते हैं, मैंने सारे के सारे कवर किए हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई छोड़ दिया होगा रिलेशन हम लोगों ने। ठीक है, तो प्लीज राइट इट डाउन। गाइस लिख के हो गया। अम, किसी ने तो पूछा है कि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू 2 और 1 क्यों है, फिफ्थ पॉइंट यूज नहीं हो सकता क्या। अरे फिफ्थ पॉइंट यूज हुआ है ना, देखो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे यूज हुआ है। ए का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था तो ये 2 है, बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था तो ये 1 है। बट ये क्वेश्चन में पहले से गिवन था तो इसलिए मैंने पहले से लिख के दे दिया। फोर्थ पॉइंट, कृष्णा शेट्टी, आप क्या पूछ रहे हो मुझे समझा नहीं।
ओके, लिखे हो गया सबका? ठीक है कृष्णा। ओके, सो गाइस लेट्स मूव अहेड नाउ नेक्स्ट। अब देखो, इसके बाद नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंट। जैसे कुछ अलग हेडिंग डालते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब गाइस हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या रहता है वो तुम लोगों को पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा, डोंट वरी। तो गाइस जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या रहता है मुझे बताओ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन आने वाला है, मैथ्स आने वाला है, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो हाँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की ऑर्डर जीरो हो। तो गाइस अगर तुम लोगों को एग्जाम में बोला दैट ए गिविंग अस पी, ए गिविंग अस पी, दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट डाउन इट्स रेट लॉ। दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट डाउन इट्स रेट लॉ। कैसे लिखोगे? ए गिविंग पी, दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट डाउन इट्स रेट लॉ। कैसे लिखोगे भाई? इसका रेट लॉ हम लोग लिखते हैं, बताओ कैसे लिखोगे? हाँ, तुम लोग लिखोगे कि यार रेट इज इक्वल्स टू के ए रेस टू जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो, दैट मीन्स रेट इज की। समझ में आ रहा है? अरे सही है कि नहीं है बताओ। अब अगर तुम लोगों को पूछा यार इसका फिर ग्राफ बनाओ, draw the graph of rate versus time for this zero order reaction. Draw a graph of rate versus time, rate versus time for this zero order reaction. Guys, it will be a straight line. It will be a straight line because initially जो भी वैल्यू रहेगी ये कांस्टेंट है ना यार। तो रेट कांस्टेंट है तो टाइम के साथ ये चेंज नहीं होगा। इट विल नॉट चेंज विद टाइम, इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। अब इसका स्लोप अगर पूछा, किसी ने बोला है कि इसका स्लोप वन आएगा, कुछ भी, इसका स्लोप वन कैसे आएगा? इसका स्लोप जीरो होगा। इस स्लोप मतलब क्या? तो एक तो ऐसे ऊपर जाने वाला, ऐसे ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ स्लोप है, नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ स्लोप जा रहा है। बट यार ये तो फ्लैट है, इसमें स्लोप कितना है? इसमें स्लोप नहीं है, इसका स्लोप जीरो है। चलो किसी ने मुझे लिख के दे दिया था कि स्लोप इसका वन आएगा, क्या? नहीं, इसका स्लोप आएगा जीरो। इस ग्राफ का स्लोप है जीरो। और ग्राफ समझ में आ गया गाइस कि रेट ये कांस्टेंट रहने वाला है, इट विल नॉट चेंज एट ऑल। डाउट? ओके, नाउ गाइस फॉर दिस रिएक्शन, फॉर दिस रिएक्शन इफ वी आर राइटिंग डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ इसका कैसे लिखोगे बताओ? इसका डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखोगे? माइनस डी, अरे डिफरेंशियल रेट लॉ भूल भूल तो नहीं गए ना? माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी। यार ये डिफरेंशियल रेट लॉ ये भी पढ़ाया था। अब यहाँ पे वन बाय टू एंड ऑल क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ए तो वन है, तो वन बाय वन इज वन। अब इन दोनों को हम लोग कोरिलेट करेंगे। टिल दिस एनी प्रॉब्लम? टिल दिस एनी प्रॉब्लम? ओके गाइस, इन दोनों को अगर मैं कोरिलेट करने जाऊँ, इसे और इसे अगर इन दोनों को मैं कोरिलेट करने जाऊँ, तो व्हाट आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन
and from equation 2 we can say that minus dA by dt is equals to k is equals to k. Doubt. अब गाइस ये माइनस देखो ये इंस्टेंटेनियस है, तुम लोगों को अगर लास्ट टाइम का याद होगा, दिस इज इंस्टेंटेनियस ग्राफ, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। देखो मतलब क्या, तो ये हम लोगों को एक छोटे से इंस्टेंट के बारे में बता, ये हम लोगों को अगर समझो कि तुम लोगों का ग्राफ, ये ड्रॉ मत करना, ये साइड में जो मैं बता रहा हूँ ये ड्रॉ मत करना, बट अगर समझो कि तुम लोगों का ग्राफ ऐसा कुछ चेंज हो रहा है, कौन सा ग्राफ, तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, ठीक है, तुम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के अगेंस्ट अगर ऐसा कुछ चेंज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो इंस्टेंटेनियस ग्राफ मतलब क्या गाइस, तो इंस्टेंटेनियस ग्राफ मतलब ये इस पॉइंट का सिर्फ हम लोगों को रेट बता रहा है, एक छोटे से इंस्टेंट की, ठीक है, करेक्ट, ये एक छोटे से इंस्टेंट का रेट बता रहा है, करेक्ट आंसर है सोहम, बट रुको जरा शांति, तो ये एक छोटे से इंस्टेंट का रेट बता रहा है, बट वी वांट रेट एट एनी इंस्टेंट, हम लोगों को यार ये एक छोटा सा पॉइंट लेके हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को हर एक पॉइंट का रेट पता रहना चाहिए। मैं बोलूं कि भाई इधर का रेट बताओ, यू शुड टेल मी, मैं अगर बोलूं इधर का रेट मुझे चाहिए, यू शुड बी एबल टू टेल मी, तो यार मुझे बताओ, तुम लोगों के पास एक छोटे से पॉइंट्स है, इस छोटे से पॉइंट को पूरे कर्व में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे, मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तुम लोगों को इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ऐड करना पड़ेगा यार, देखो इंस्टेंटेनियस रेट मतलब छोटे छोटे टाइम पे हम लोगों ने लिया हुआ छोटा छोटा रेट, एंड अब इस छोटे छोटे रेट को मुझे ऐड अप करना है, मुझे पूरा ग्राफ चाहिए, ठीक है, लालची हम, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये पूरा ग्राफ चाहिए, तो इस पूरे ग्राफ को निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट इन सब का एडिशन करेंगे, ठीक है, इन सब का एडिशन करेंगे, एंड एडिशन करना मतलब इंटीग्रेट करना, एडिशन इंटीग्रेशन बहुत डिफरेंट है, मुझे भी पता है, ठीक है, बट स्टिल, ठीक है, तो टाइम कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस है तो एडिशन को हम लोग इंटीग्रेशन बोल पाएंगे, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, मैंने क्या बोला समझा, देखो इंस्टेंटेनियस रेट ये हम लोगों को एक छोटे से इंस्टेंट की इंफॉर्मेशन देता है, बट वी वांट इंफॉर्मेशन फॉर दैट होल टाइम फ्रेम, तो सो टू फाइंड इट वी विल इंटीग्रेट इट, ठीक है, नीट वालों मतलब ऐसे मत समझना, बट मैथमेटिक्स आ गया तो गेटिंग इट और नॉट, अभी तक मैंने क्या बोला समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है, तो ये छोटे छोटे जो इंस्टेंटेनियस रेट्स थे इन सबको हम लोग एडअप करते हैं, ठीक है, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, एडअप करेंगे, और ऐड करके वो पूरा का पूरा टाइम फ्रेम का जो ग्राफ रहेगा वो हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस इंटीग्रेट करने से पहले एक साइड पे एक टाइप के फंक्शन रहना इंपॉर्टेंट रहता है, तो एक साइड पे एक टाइप के फंक्शन लाते हैं, माइनस डी ए इज इक्वल्स टू के डी डी, चलो इस माइनस को भी दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, तो डी ए इज इक्वल्स टू माइनस के डी डी, गाइस लिमिट्स असाइन करने पड़ेंगे, ठीक है, तो लेट लेट व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू जीरो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी ए नॉट, व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू जीरो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग ए नॉट बोलते हैं, ठीक है, एंड व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू टी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग एटी बोल रहे हैं, चलेगा, ये मैंने लिमिट्स अटैच कर दी, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, अब लिमिट कहाँ से है, हम लोगों ने ए नॉट से स्टार्ट किया था और एटी तक हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है, अब एटी तक इंटीग्रेट मतलब क्या, किसी को अगर डाउट होगा तो देखो, मतलब तो ए नॉट, दिस इज माई ए नॉट, अब इस ए नॉट से मतलब ए नॉट पे टी की वैल्यू थी जीरो, एंड फिर मैं 80 तक मतलब ये इधर तक कम होने तक, इधर तक क्या मैं किधर तक भी जा सकता हूँ, दैट इज टोटली अप टू मी, बट लेट्स अज्यूम मैं इधर तक गया, एंड टाइम फ्रेम तभी क्या था, तो टाइम फ्रेम इतना था, तो मैं इतने एरिया को इंटीग्रेट कर रहा हूँ,
ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, इंटीग्रेशन में लिमिट्स अप्लाई करनी पड़ती है, एंड लिमिट्स जो है वो इनिशियल से फाइनल कंडीशन तक रहती है। अब हम लोगों का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, इसलिए वो कम होते गया, एंड टाइम बढ़ते जा रहा है, जीरो से हम लोग टी तक लेके जा रहे हैं, तो इसे इंटीग्रेशन में लिमिट्स अप्लाई करना बोलते हैं। मैथमेटिक्स वालों ने तो आंसर फाइनल इक्वेशन निकाल भी दी, वेरी नाइस। तो गाइस, integration of dA, limit extending from a naught to at is equals to minus k integration of dt, limits extending from 0 to t। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होगा, तुम लोगों को पता होगा, बट स्टिल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज ए, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए, लिमिट्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए नॉट टू ए टी इज इक्वल्स टू माइनस के, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी टी भी हो जाएगा टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी, लिमिट्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम जीरो टू टी। अब यहाँ पे तुम लोग इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करोगे, तो यू विल गेट ए टी माइनस, मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है 80, यहाँ पे पुट किया तो 80, माइनस लोअर लिमिट है ए नॉट, तो यहाँ पे पुट किया तो ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के, अपर लिमिट इज टी, तो टी में टी होगा, एंड जीरो पुट करोगे तो माइनस जीरो। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों को आंसर मिल रहा है दैट ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ठीक है, तो गाइस अगर हम लोग इसको थोड़ा सा स्विच करें, मतलब माइनस को हम लोगों को अगर निकाला है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या फिर ये इधर लेके जाओ, ये इधर लेके आ जाओ, तो कैन आई राइट डाउन दैट के टी इज इक्वल्स टू, के टी क्या ऐसे लिख रहा हूँ मैं, के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी। इज इट ओके? नहीं नहीं, इसको डेल्टा टी नहीं, डेल्टा ए नहीं हम लोग बोलते हैं। ओके, एंड गाइस फाइनली इक्वेशन फॉर के, देखो ये मैंने बहुत सिंपल डेरिवेशन बहुत जल्दी करके बताई है, स्टेप बाय स्टेप जा जाके, दैट सबको समझ आ जाए। अपॉन टी नीचे आ, ठीक है, कुछ लोगों ने तो इसको ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर दिया होगा, मुझे पता है। दिस इज माय इक्वेशन, दिस इज माय इक्वेशन। अब यहां से मैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना सकता हूँ। देखो, अगर इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और चेंज, तो थोड़ा सा और क्या चेंज रहेगा इसमें, आई कैन ऑल्सो राइट इट डाउन लाइक दिस, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। करेक्ट गाइस, ये हम लोग ये भी ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं। तो गाइस कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम 80, कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम मींस 80। तो अगर मैं इसको प्लॉट करने जाऊं, देखो अभी अगर इस ग्राफ को मैं प्लॉट करने जाऊं, कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम वर्सेस टाइम, अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूं, तो इस ग्राफ में अगर तुम लोग देखोगे, तुम लोगों को क्लियर कट दिख रहा है दैट y इज इक्वल्स टू, ये टाइम है हम लोगों का x। देखो हाँ, हम लोग ग्राफ कौन सा प्लॉट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो गाइस कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम इज कॉल्ड एज 80, कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम इज कॉल्ड एज 80, एंड दिस इज टाइम, तो y पे 80 है, x पे t है, एंड यहाँ पे a नॉट जो हो गया, वो हम लोगों का इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बनेगा c, एंड हम लोगों का k जो है वो बनेगा m, तो k बनेगा हम लोगों का स्लोप, k हम लोगों का बन गया स्लोप। तो मुझे बताओ स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव स्लोप मतलब ऐसे ऊपर जाएगा या ऐसे नीचे आएगा, नेगेटिव स्लोप मतलब ऐसे ऊपर जाएगा या ऐसे नीचे आएगा, ऑब्वियसली नीचे आएगा। करेक्ट, एंड गाइस ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ कम हो रहा है, जो चीज कम होती है उसका स्लोप नेगेटिव ही तो आएगा। किसी ने बोला कि इसका स्लोप का एंगल 45 डिग्रीज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि के की वैल्यू 1 है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ओवर हियर स्लोप इज, ओवर हियर स्लोप इज
स्लोप इज के, ठीक है, एंड दिस इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, दिस पॉइंट इज ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग कम 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 होते जा रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? हाँ, दिस इज माइनस के, सॉरी, स्लोप इज माइनस के, नेगेटिव स्लोप है ना, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये क्या फर्स्ट टाइम सो मच मैथमेटिक्स, फिजिक्स में भी तो तुम लोगों को थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स होता ही है। इस चैप्टर में अच्छा खासा इंटीग्रेशन आने वाला है, बट ये भी देखा जाए तो सिंपल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, बट स्लोप्स तुम लोगों को यहाँ पे या फिर ग्राफ तुम लोगों को यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्रॉ करने हैं, ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन फास्ट, कंप्लीट दिस। नहीं नहीं, ऐसे कंपलसरी नहीं रहता कि इंटीग्रेशन हमेशा किसी एक लाइन को कर्व में कन्वर्ट करे। वो कब रहता है, जब वो एक्चुअल में ऐसे कर्व रहने वाला है, बट तुम लोगों को इक्वेशन ऑफ छोटी सी लाइन दे दी है। मतलब ये अगर एक कर्व है और तुम लोगों को इतनी सी इक्वेशन दे दी, मतलब वैसे तुम लोगों को जूम करके दिखाया तो इट लुक्स लाइक अ लाइन, ठीक है, बट इन रियलिटी दिस लाइन इज अ पार्ट ऑफ बिग कर्व, तब जाके वो लाइन कर्व में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, बट राइट नाउ इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन में ही आने वाला था। इक्वेशन टू इक्वेशन वो वेरी करता है, ठीक है। जैसे अगर पहले से बहुत बड़ा कर्व का एक छोटा सा पार्ट तुम लोगों को दिया हो, तो वो स्ट्रेट लाइन जो है वो कर्व में कन्वर्ट होती है, नहीं तो नहीं होता। ओके, चलो गाइस आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इज लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। गाइस मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन? एक रिएक्शन की जिंदगी, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये जीरो ऑर्डर के लिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो मुझे बताओ, हाउ लॉन्ग स्टार्ट टू एंड, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। इसे कभी कभार टाउ से दिखाते हैं, टाउ, पता है ना ये सिंबल, ग्रीक अल्फाबेट, टाउ, ठीक है। सो टॉर्क नहीं, टाउ टा, वो टॉर्क के लिए यूज होता है गधो, ये टॉर्क के लिए यूज होता है, बट दिस इज कॉल्ड एज टाउ ना, टाउ। हाँ हाँ हाँ, वही, इसे टॉर्क मत बोलो, टॉर्क इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, दिस इज टाउ। ओके, तो गाइस टाउ इज व्हाट, तो टाइम रिक्वायर्ड टेक concentration, लाइफ टाइम, ठीक है, is the time required to take concentration from initial a naught to tau, take concentration to zero, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से जीरो तक जाने के जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज टाउ। गाइस तुम लोगों को और कुछ नहीं करना है, तुम लोगों को है ना हमेशा ये के वाली इक्वेशन याद रखनी है। देखो ये, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, के वाली इक्वेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहने वाली है। उस इक्वेशन से तुम लोग बाकी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इतनी मेरी गारंटी है। तो ये बाकी तुम लोग यहाँ पे देखो कि बहुत सारा है ना, क्या याद रखें, तो ये याद रखो ये, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन याद रख दी, तो यू विल गेट के इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस एटी अपॉन, क्या था, टी। अब गाइस मुझे बताओ फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम तो यार जो है वो है, फाइनल टाइम हम लोग कितना लेने वाले हैं, 80, 80 कितना लेने वाले, इनिशियल टाइम तो जीरो लेने वाले, 80 कितना लेने वाले, 80 पे, 80 का कॉन्सेंट्रेशन, रे 80 का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेने वाले, 80 का कॉन्सेंट्रेशन जीरो लेने वाले, बराबर। तो के इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस जीरो अपॉन, अब टी को मैं टाउ बोल दूं, क्योंकि हम लोग जीरो एंड होने तक का
टाइम निकाल रहे हैं कि भाई एंड होने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। आर यू गेटिंग इट? ये समझ आ रहा है? अब गाइस, व्हाट आई विल गेट, k is equals to a नॉट अपॉन टाउ। अब मुझे निकालना है टाउ। टाउ इज नथिंग बट a नॉट अपॉन t अपॉन k इज इट। देखो हजम करो, अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछो, बिकॉज ये इसके बाद हाफ टाइम जो है वो तुम लोग निकालने वाले, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम की डेफिनेशन, और यह भाई भी ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। हाफ लाइफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, ठीक है। तो लेट्स सी हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला। हाफ लाइफ टाइम जिसे हम लोग दिखाते हैं ऐसे टी हाफ से। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी ये काम अरे कुछ लोगों ने डिराइव कर लिया, यस करेक्ट आंसर है। ओके, चलो गाइस, ओके, ये कौन है पता नहीं है मुझे, इसका नाम नहीं है, बट उसका भी आंसर करेक्ट है, किसी और का भी आंसर आ गया है। तो चलो गाइस बताओ, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हाफ लाइफ टाइम इज टाइम रिक्वायर्ड। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डेफिनेशन लिख के दे रहा हूँ। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ऊपर वाले में मैंने डेफिनेशन लिखी नहीं थी बिकॉज इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट दिस वन इज इंपॉर्टेंट। शरद टक्कर करेक्ट आंसर है। ओके, so time required to decrease concentration of reactant to half of its initial value, इनिशियल वैल्यू के हाफ कॉन्सेंट्रेशन तक जाने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन तो पता चल गई, अब तुम लोग इसका आंसर निकालो। चलो, भारत गांधी करेक्ट आंसर है, भूषण शिंदे करेक्ट आंसर है। तुम लोग टाउ के टर्म्स में मुझे आंसर मत दो, तुम लोग मुझे टी हाफ के टर्म्स में आंसर दो। ओके, तो चलो कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, एटलीस्ट कुछ लोगों के तो आ रहे हैं। देखो तुम लोगों को इक्वेशन हमेशा इस पार्ट से स्टार्ट कर, तुम लोगों को यहाँ से ही शुरुआत करनी है, ठीक है। तो नील नाइक करेक्ट आंसर है, अद्वैत संघ करेक्ट आंसर है, बट तुम लोग कुछ लोग अभी भी हाँ, ठीक है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। देखो तुम लोगों को मैंने क्या बोला, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो यार जितना था उतना ही रहेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अभी भी ए नॉट है। ये जो ए टी है वो कितना होने वाला है इनिशियल का? हाँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो महक अग्रवाल करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे ये सिर्फ समझ में आना चाहिए यार कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ए नॉट रहेगा, एंड अब ए टी कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, सोम शिंदार का करेक्ट आंसर है, इज हाफ ऑफ इनिशियल। तो मैंने क्या बोला, के की जो इक्वेशन है ना वो याद रखो, के की इक्वेशन इज ए नॉट माइनस ए टी, एक्सक्यूज मी, अपॉन टी, ठीक है। अब के इज इक्वल्स टू ए नॉट, तो ए नॉट ही रहने वाला है। अब ए टी जो है दैट इज ए नॉट बाई टू डिवाइडेड बाई टू, गाइस ए माइनस ए बाई टू कितना बचेगा? हाँ बाय द वे, ये अभी ए बाई टू लिख दिया तो इसको टी हाफ बोल दो, हाफ कॉन्सेंट्रेशन पे देख रहे हैं ना। तो गाइस टी हाफ हम लोगों को निकालना है, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू, अब ए नॉट माइनस ए बाई टू, ये हम लोगों को देगा ए नॉट, ये हम लोगों को देगा ए नॉट अपॉन टू,
और ये के नीचे लाओगे तो तुम लोगों को फॉर्मूला मिल गया ए नॉट अपॉन 2 के। दिस इज योर फॉर्मूला। चेक इट। जिनका आ गया था बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया ठीक है, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। ठीक है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टी हाफ इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, टी हाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो राइट इट डाउन फास्ट, कंप्लीट करो इसे। बाय द वे गाइस, ऊपर जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, ठीक है, दिस ग्राफ वाज आस्क्ड इन जेई। ठीक है, ये जेई 13 का ग्राफ था, मतलब डायरेक्ट ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर करेक्ट, ऐसा क्वेश्चन था। हाँ बट चार ग्राफ रहते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर करेक्ट, इसमें चार ग्राफ रहते हैं। तो चार ग्राफ में से करेक्ट ग्राफ ढूंढना वो डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब राइट नाउ यू माइट फील दैट ओके इट इज वेरी इजी, बट चार ग्राफ एग्जाम में सेम टू सेम दिखते हैं, बिलीव मी। ठीक है, मैं अभी अगर तुम लोगों को यहाँ पे चार ग्राफ दे दूं तो तुम लोग भी मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो एग्जाम के प्रेशर में तो वो पहचानना थोड़ा टीडियस काम है। तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना जितने हो सकेंगे उतने, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट दैट इजी। एग्जाम में चार ऑप्शन में जब चार ग्राफ दिखते हैं तो हाय हाय मजा आ जाता है। ओके सो गाइस आगे बढ़े। शुड बी मूव अहेड। ओके, यस इट इज डन। सो गाइस, अगर मतलब इसके ऊपर ग्राफ सबसे कम पूछे गए, अगर नहीं पूछे तुम लोगों को ग्राफ पूछा, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन, टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टी हाफ का ग्राफ कैसे होगा। गाइस देखो, टी हाफ ये वाई एक्सिस के ऊपर है, इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो टी हाफ इज इक्वल्स टू 1/2 के इंटू ए नॉट। गाइस दिस इज वाई, दिस इज एम, दिस इज एक्स, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो अभी ए नॉट ही है। समझ में आ रहा है। तो गाइस ये ग्राफ में प्लस सी है क्या, नहीं है। तो जिस ग्राफ में प्लस सी नहीं रहता दैट ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, जितना कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा टी हाफ, एंड स्लोप फॉर दिस ग्राफ इज 1/2 के। ठीक है, देखो गाइस कुछ डाउट होगा तो पूछो, लिख दो ऐसे फास्ट कंप्लीट करो। एंड फाइनली विल राइट डाउन सम एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। So guys, some examples of zero order reaction. Now, in case of examples for zero order reaction, it is quite easy. पहला तुम लोगों को याद रखना है photochemical reactions. ठीक है, फर्स्ट इज photochemical
रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या? तो देखो पहले तो इसका एग्जांपल इज H2 plus Cl2 giving us HNu, sorry, in presence of HNu giving us 2HCl। ठीक है। अब गाइस फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट, या फिर यहाँ पे ये जीरो ऑर्डर क्यों है? तो यहाँ पे रेट इज के H2 रेस टू 0 Cl2 रेस टू 0। तो गाइस अगर तुम्हारा रेट ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है। इन दिस रिएक्शन ऑर्डर इज 0, वाई? हाँ गाइस, सो रेट डिपेंड्स ऑन विच थिंग? रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो रेट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फोटॉन। रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर। नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब क्या? तो देखो यार, तुम लोग अगर इनके ऊपर एक एक फोटोन सेंड कर रहे हो, एक फोटोन ऐसे आराम से, तो रिएक्शन स्लो होगी। बट तुम लोग ऐसे भर भर के फोटॉन्स थ्रो कर रहे हो, बहुत सारी लाइट थ्रो कर दी, तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा, तुम लोग कितनी लाइट पास कर रहे हो, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब नंबर, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है। सेकंड एग्जांपल, रिएक्शंस टेकिंग प्लेस, reactions taking place on surface of metal। तो इसका एग्जांपल 2NH3 decomposing on platinum surface to give us N2 plus 3H2। अब यहाँ पे प्लेटिनम का सरफेस हम लोग गरम गरम करते हैं, बहुत हीट करते हैं, बहुत। ठीक है। एंड फिर इसके ऊपर अमोनिया की गैस छोड़ देते हैं, इसके ऊपर अमोनिया की गैस छोड़ देते हैं। अब अमोनिया प्लेटिनम को टच करते ही गर्म हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा और अलग है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट अब मुझे बताओ, प्लेटिनम जितना बड़ा रॉड मैं लूंगा, प्लेटिनम का रॉड मैं जितना बड़ा लूंगा, अगर मैंने बहुत बड़ा प्लेटिनम का रॉड लिया और इसको गरम गरम कर दिया, तो अब यार इसके ऊपर ज्यादा, हाँ दिस इज एड्सॉर्प्शन, करेक्ट बोल रहे हो, एड्सॉर्प्शन। तो गाइस अब यहाँ पे तो इसके ऊपर ज्यादा अमोनिया आ पाएगा, करेक्ट। यहाँ पे ज्यादा अमोनिया हम लोग इसके ऊपर रख पाएंगे, ज्यादा अमोनिया डिसोसिएट हो पाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? करेक्ट गाइस। तो it is quite simple. So over here, rate depends on what? Rate depends on what? Over here, rate depends on surface area. Rate depends on surface area, surface area of metal used. ठीक है। So guys, this is everything we need to know about zero order reaction। इसकी characteristics भी है कुछ, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेश स्टार्ट करेंगे। And then we'll do some questions on zero order reaction and then we'll move for first order reaction। जेई मेंस के सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ये इतना ही है, हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है। ओके गाइस, विद दिस विल स्टॉप दिस लेक्चर। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। जेई मेंस और नीट दोनों के सिलेबस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतना ही है। ठीक है। ओके चलो, बाय गाइस, बाय एवरीवन, बाय।